This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सोबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज पर। स्टोरी बोर्ड पर अगर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ और टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है। उनका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो चुका और अब ट्रेनिंग का आगाज़ हो चुका। लेकिन इस सीरीज़ के हवाले से एक बहुत अहम अपडेट है जो कि आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। स्टोरी बोर्ड पर दूसरी खबर यूनुस खान और हसन अली के तनाज़े के हवाले से है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक बैटिंग कोच यूनुस खान और कौमी फास्ट बॉलर हसन अली के दरमियान ऐसा कौन सा तनाज़ा पेश आया जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात खासी हद तक कशीदा हो गए। इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर जो इस हफ्ते सामने आई वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से थी। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस साल इंडिया के अंदर मुनक्किद होना था उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है यूएई और ओमान की तरफ। क्या वजह थी जिसकी वजह से इवेंट को इस तरीके से शिफ्ट किया गया, उसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और अगर चौथी जो स्टोरी बोर्ड की हमारी खबर है उसकी तरफ बढ़ें तो शाहनवाज दहानी जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में शानदार फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा किया और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से जितने भी सिलेक्टर थे उनको टीम में सिलेक्ट करने पर मजबूर किया, क्योंकि वो इससे पहले सिर्फ टेस्ट स्क्वाड में शामिल थे। टी20 और ओडीआई स्क्वाड में चूंकि उनको शामिल नहीं किया गया था, मगर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको स्क्वाड में शामिल किया गया। मगर उनकी किस्मत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल जो हैं वो बाजी ले गए। क्या हुआ, किस तरह बाजी ले गए, इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो क्रिकेट सीरीज होने जा रही है उसके हवाले से थोड़ी तफसीलन बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अपने दौरा इंग्लैंड पर इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और आइसोलेशन का जो उनका पीरियड था वो मुकम्मल हो चुका और इस वक्त उनकी ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हो चुका। एक जो अहम अपडेट इस सीरीज़ के हवाले से सामने आई है वो जिस तरह भी हमने आपको बताया कि शाहनवाज दहानी को शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने पर टीम में शामिल किया गया, मगर बदकिस्मती से वो टीम के साथ नहीं आ सके। प्रोग्राम में आगे चलकर उस पर बात करेंगे। और दूसरी जो अपडेट है वो सुहेब मकसूद के हवाले से है, जो इवेंट के टॉप बैटिंग परफॉर्मर रहे। उनको उनकी शानदार परफॉर्मेंस का सिला देते हुए पाकिस्तान की जो नेशनल टीम थी उसमें उनको शामिल किया गया और वो खुशकिस्मती के साथ अपनी सीट कंफर्म करवा चुके हैं और इस वक्त वो भी इंग्लैंड में टीम के साथ मौजूद हैं। तो सुहेब मकसूद की टीम में शमूलियत एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ी खबर है, क्योंकि क्रिकेट हलकों की जानिब से इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिलखुसूस टी20 इंटरनेशनल और ओडीआई में मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बैट्समैन की अशद ज़रूरत है जो मिडिल ओवर में आके और फिर बिलखुसूस जो आखिरी ओवर हैं उनमें पावर हिटिंग का अच्छा मुजाहरा कर सके। तो सुहेब मकसूद की करंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल उनको चांस देने का फैसला कर लिया गया। तो अब इस सीरीज के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ है वो स्क्वाड है कि स्क्वाड एनालिसिस आपके सामने पेश किया जाए। कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो स्क्वाड के साथ मौजूद हैं। टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी और फिर वनडे इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा हम उसका भी एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड पर नजर डालते हैं तो कप्तान बाबर आजम हैं, उसके बाद शादाब खान हैं, अरशद इकबाल हैं। आजम खान एक बहुत ही अहम इस टीम में इजाफा समझा जा रहे हैं क्योंकि मोहित खान के ये बेटे हैं और बहुत ज़्यादा इनके बारे में भी बातचीत चल रही थी। इनकी फिटनेस को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए कि क्या ये टॉप लेवल की क्रिकेट की फिटनेस रखते हैं, क्या इस लेवल पर इंग्लैंड जैसी कंडीशन में इनको खिलाना रिस्की तो नहीं होगा। बहरहाल सिलेक्टर्स ने इनकी काबिलियत पर एतमाद करते हुए इनको भी टीम में शामिल किया। बहुत अच्छे पावर हिटर हैं और पिछले 1-2 साल से शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब इंग्लैंड के खिलाफ जब टी20 सीरीज में पाकिस्तान उतरेगा मैदान में तो आजम खान को अगर मौका मिलता है तो ये कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा टीम में रेगुलर ओपनर के तौर पर फखर जमान मौजूद हैं, हैदर अली हैं, हारिस रऊफ को टीम में रखा गया, हसन अली हैं। उसके बाद इमाद वसीम की टीम में वापसी हुई है। अच्छा, इमाद वसीम की वापसी के हवाले से अगर हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताते चलें तो इमाद वसीम को इससे पहले जब टीम से ड्रॉप किया गया
तो एक तो उन पर फिटनेस मसाइल का एक टैग लगाया गया चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की जानिब से, और दूसरा इनके बिहेवियर के बारे में कुछ बातचीत की गई, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि टीम के अंदर इमाद वसीम का जो बिहेवियर है वो खासा जारहाना होता है, और मिकी आर्थर के पसंदीदा होने की वजह से ये टीम में काफ़ी नाज़ व नखरे के हामिल थे। और मौजूदा सेटअप के अंदर जब मोहम्मद वसीम आए तो इनके खिलाफ जब कंप्लेंट की गई तो उनको उसकी सजा देते हुए साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे ना बैटिंग से वो वैसा जादू जगा सके, ना बॉलिंग से वो वैसा जादू जगा सके जिस तरह की परफॉर्मेंस वो माजी में पाकिस्तान के लिए देते रहे। तो बहरहाल ये एक इसको आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है सिलेक्शन पर कि इमाद वसीम को अगर दबाव पर सिलेक्ट किया गया है तो भी क्वेश्चन मार्क है, अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिलेक्ट किया गया है तो भी उनकी परफॉर्मेंस पर यकीनी तौर पर क्वेश्चन मार्क मौजूद है। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ डेफिनेटली आपके जो टॉप बैट्समैन है टी20 के एतबार से उनकी शमूलियत यकीनी थी। मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद नवाज हैं ऑलराउंडर। उसके बाद मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर भी हैं, और शादाब खान के साथ ओडीआई में ये नायब कैप्टन होंगे और शादाब खान टी20 में नायब कैप्टन हैं। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को एक मरतबा फिर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इससे पहले जब साउथ अफ्रीका टूर पर मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर गए उनको वहां पर चांस नहीं दिया गया। उसके बाद जब जिम्बाब्वे के टूर पर लेकर गए तो उनको वहां पर भी चांस नहीं दिया गया। मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में अगर आपको हम बताते चलें तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इन्होंने पीएसएल का ये एडिशन खेला, और जो फर्स्ट फेज था जो कि पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुआ, वहाँ इन्होंने काफ़ी जानदार बॉलिंग की, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और एक रेडी प्रोडक्ट नज़र आ रहे थे, और इसी बिना पर इनको साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे टूर के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन फिर हमने देखा कि जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ अबू धाबी के अंदर यूएई में, तो वहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ये वैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके, और इसके बावजूद इनको टीम में बरकरार रखा गया है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्योंकि इंग्लैंड की टफ कंडीशंस हैं और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ क्या मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहरहाल क्वेश्चन मार्क इनके सिलेक्शन पर रहेगा। उसके अलावा सरफराज अहमद को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर टीम में रखा गया है, और फिर शाहीन आफरीदी हैं, शर्जील खान हैं और उस्मान कादिर हैं। अब अगर सिलेक्शन के ऊपर थोड़ी सी मजीद बात की जाए तो एक खिलाड़ी जो कि इस स्क्वाड में शामिल नहीं है, इससे पहले वो टीम के साथ मौजूद थे, वो हैं रुहेल नज़ीर। रुहेल नज़ीर के बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो प्रोडक्ट है जो कि स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान के बनाए हुए जो एक क्राइटेरिया है टीम में आने का, उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए वो चलते आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की अंडर 13 टीम की तरफ से खेला, फिर अंडर 17 टीम की तरफ से खेला, फिर अंडर 19 जो आपकी टीम है उसकी ना सिर्फ इसने क़यादत की बल्कि वहाँ शानदार परफॉर्मेंस का इसने मुजाहरा किया, जिसकी बिना पर इसको पाकिस्तान ए टीम की तरफ से एज अ कैप्टन न्यूजीलैंड लेकर गए। लेकिन फिर हमने देखा कि इसको टीम के साथ रखने के बावजूद ना तो मौके दिए गए और ना ही सलाहियतों का खुलकर परफॉर्म करने का इजहार का मौका दिया गया। तो अब सवाल ये है कि बगैर खिलाए आप एक खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप कर देते हैं, फिर अगले टूर पर आपको अचानक याद आता है आप उसको टीम में वापस ले आते हैं। तो सिलेक्शन के एतबार से अगर बात करते हैं तो मौजूदा चीफ सेलेक्टर की पॉलिसी के अंदर भी कुछ तसलसल या क्लैरिटी नज़र नहीं आती। वो भी लगता ऐसे ही है कि जो बैक एंड पर दबाव होता है जिसको हम पर्ची सिस्टम कहते हैं या सिफारिशात के कल्चर कहते हैं, शायद उसका असर चीफ सेलेक्टर भी लेते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर हम टी20 स्क्वाड के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो खासा मजबूत और डेवलप्ड आपको स्क्वाड नज़र आएगा, क्योंकि अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद शर्जील खान, और फिर रिजवान तो ज़ाहिर है कि मौजूद हैं, हैदर अली भी अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं और फ़खर जमान। तो आपके पास काफ़ी चॉइसेस आ जाती हैं, आप अपना कम्बिनेशन, क्योंकि अब इसके बाद पाकिस्तान ने 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वेस्ट इंडीज़ से खेलने हैं, 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस वेस्ट इंडीज़ से खेलने हैं, और उसके बाद फिर आगे टी20 वर्ल्ड कप है इस साल के आखिर में। तो 8-10 मैचेस अगर आपको मिल जाते हैं और टफ टीमों के खिलाफ आपको मिलते हैं तो एक तो कम्बिनेशन बनाने में आपको फ़ायदा होगा, फिर आप चूँकि ज़्यादा मैचेस हैं तो खिलाड़ियों को
रोटेट करके देख सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी करंट फॉर्म उसकी अच्छी चल रही है और कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो बैटिंग ऑर्डर आप देखते हैं, फिर बाबर आजम की जिस तरह फॉर्म चल रही है, फिर मोहम्मद हफीज़ आपके पास हैं। तो ओवरऑल अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही जो है वो बॉलिंग की तरफ भी सूरत हाल नज़र आती है कि हसन अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं। स्पिन बॉलिंग में हम देखते हैं तो शाहनवाज आपके पास, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद नवाज हैं, और फिर बेहतरीन किस्म के लेग स्पिनर जो कि इस वक्त T20 सर्किट के अंदर पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हैं, उस्मान कादिर। तो ओवरऑल खासा स्ट्रॉन्ग हमारा T20 का स्क्वाड है, और उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को टफ टाइम देते हुए सीरीज़ को विन करने की पोजीशन में आ सकता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान का जो ODI स्क्वाड है उस पर नज़र डालते हैं तो उसके अंदर भी ज़ाहिर है कि बाबर आजम ही कप्तान हैं और शादाब खान जो हैं वो वाइस कैप्टन हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को एक गुड साइन है कि कंटिन्यू टीम में मुसलसल मौके भी दिए जा रहे हैं और उनको कंटिन्यू टीम के साथ ट्रैवल करवाया जा रहा है। यंग प्लेयर है, बहुत पोटेंशियल है, और उनका ड्रेसिंग रूम शेयर करना भी बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर उनको मौका मिलता है तो ये उनके लिए एक फिर प्लस पॉइंट आ जाएगा। फिर फ़हीम अशरफ जो हैं उनको ODI स्क्वाड में रखा गया है। उसके अलावा आपके पास फ़खर जमान हैं, हैदर अली को T20 के साथ साथ ODI में भी बरकरार रखा गया। देखना यह है कि क्या वो वैसी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि हैदर अली नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन हैं, स्ट्रोक मेकर हैं, विकेट के चारों तरफ खेलना जानते हैं, मगर वही उनका मसला जो इस तरह के खिलाड़ियों के साथ हमेशा रहता है कि जो मौके की नज़ाकत होती है उसको अक्सर समझने से कासिर रहते हैं, और जहाँ पर सिंगल डबल की गेम होती है वहाँ पर भी ये अपना नेचुरल गेम ही खेलना शुरू कर देते हैं और अक्सर अपने विकेट उस प्रेशर में गंवा देते हैं। लेट्स सी कि हैदर अली मौजूदा अगर उनको मौका मिलता है तो इंग्लैंड के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हारिस रऊफ फास्ट बॉलर हैं। एक और हैरानकुन तौर पर जो शमूलियत देखी जा रही है ODI स्क्वाड में, जिसको यू कैन से सरप्राइजिंग फैक्टर, वो हारिस सुहेल की टीम में शमूलियत है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि साउथ अफ्रीका जाने वाले स्क्वाड में हारिस सुहेल का नाम आया था, मगर इन्होंने कोरोना की वजह से जो ख़तरनाक सूरत हाल थी टीम के साथ ट्रैवल करने से इनकार किया था। तो इससे पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी वहाँ भी कोरोना की वजह से इन्होंने टीम के साथ जाने से इनकार किया था। तो ये इनके साथ एक इशू रहा था, और क्रिकेट बोर्ड जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इनके इस फैसले से खासे नाखुश थे और इन्होंने इनको तवील अरसा अब टीम से बाहर रखने का फ़ैसला किया था। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं कि वो चंद खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक के मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं, उनमें एक नाम चूँकि हारिस सुहेल का भी है, तो शायद बैकएंड पे मिसबाउल हक का जो एक दबाव था उसने काम किया, और बग़ैर किसी ऐसी परफॉर्मेंस के जिसको देखकर हम कहें कि शायद इनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मादी की इनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए इनको दोबारा कम बैक करवाया जा रहा है, मगर ऐसी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा भी इनके सामने नहीं किया गया। तो एक खासा हैरानकुन मोहम्मद वसीम को अगर हम देखते हैं, जिस तरह की उनकी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, जैसे वो मेरिट पर फैसला करने के लिए मशहूर हैं, और एक उनकी जानिब से पॉलिसी का दावा बार बार किया जाता है, उस क्राइटेरिया और पॉलिसी को देखते हुए ये शमूलियत भी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, उसके बाद टीम में हसन अली शामिल हैं, फिर इमामुल हक हैं, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। अगेन गुड साइन कि आप यंगस्टर को बार बार जो है वो टीम के साथ ट्रैवल करवा रहे हैं, जहां इनको मौका मिलता है, जहां टीम मैनेजमेंट इनको ज़रूरी समझती है वहां ये खेलते भी हैं। तो ये गुड साइन है कि आपने एक सीरीज़ के बाद इनको टीम से बाहर नहीं किया, बल्कि मुसलसल इनको टीम के साथ मौके और ट्रैवल का जो मौका है वो फ्राहम किया जा रहा है। तो सलमान अली आगा अच्छी जो है पिक है। उसके अलावा सरफराज अहमद है। यहाँ पर फिर बात की जाएगी कि सरफराज अहमद को अगर खिलाना नहीं है तो एक सीनियर के तौर पर उनको सिर्फ पानी पिलाने के लिए या ड्रेसिंग रूम में बिठाने के लिए लेकर जाना उनके साथ भी ज़्यादती है, और जो जूनियर विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनके साथ भी ज़्यादती है। अगर आप ये समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान के होते हुए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज मोहम्मद रिजवान रहेंगे, तो ऐसे में सरफराज अहमद को सिर्फ टीम के साथ बैकअप के तौर पर ट्रैवल करवाना उनके साथ ज़्यादती है। ये उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर ये था कि आप एक सीनियर बैट्समैन जो करंट बेहतरीन फॉर्म में थे मोहम्मद रिजवान, उनके साथ किसी जूनियर बैट्समैन को जो विकेट कीपर जिस तरह रुहेल नज़ीर का अभी हमने नाम पहले लिया, आप उनको टीम के साथ रखते, और ये है कि अगर उनको मौका मिल जाए तो उनके लिए प्लस साइन है। अदरवाइज़ वो वहाँ से जो एक एक्सपीरियंस हासिल करेंगे वो उनको करियर में आगे जाके ज़्यादा उनको फ़ायदा देता, रैदर कि हम इनको सरफराज अहमद को बार बार टूर करवाएं। इसके अलावा सऊद शकील, फिर मैं इस
इस जो पिक है, जो इनकी सिलेक्शन है, इसके ऊपर इनको मुबारकबाद भी दूंगा और मोहम्मद वसीम की जो पॉलिसी है उसके ऊपर यकीनन उनको दाद दी जाएगी कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे या जिनको ज़्यादा टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, उसके बावजूद मुसलसल हम देख रहे हैं कि जब न्यूजीलैंड अवे टूर पाकिस्तान ने किया तो सऊद शकील टीम में मौजूद थे, फिर जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई तो होम सीरीज में भी सऊद शकील मौजूद थे, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया, वहाँ भी सऊद शकील टीम के साथ मौजूद थे, फिर जिम्बाब्वे का टूर किया तो वहाँ भी सऊद शकील मौजूद थे, और अब इंग्लैंड के मुश्किल दौरा और फिर वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए भी सऊद शकील टीम के साथ मौजूद हैं। तो ये एक प्लस साइन है कि आप यंगस्टर को मुसलसल टीम के साथ ट्रैवल करवा रहे हैं, वो वहाँ पर ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, इंग्लिश कंडीशन से फेमिलियर होंगे, जहाँ उनको मौका मिलेगा तो यकीनी तौर पर उनके लिए फिर वहाँ पर परफॉर्म करना ज़्यादा आसान रहेगा। और फिर आपके पास आखिर में शाहीन शाह अफरीदी हैं और उस्मान कादिर हैं। तो ओवरऑल अगर हम ओडीआई स्क्वाड को देखते हैं तो एक दो तब्दीलियों के अलावा ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और उम्मीद है कि टी20 की तरह पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल में भी इंग्लैंड को टफ टाइम देगा। अब इस स्क्वाड को अगर हम देखते हैं या टी20 स्क्वाड को देखते हैं तो 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका टीम में होना लाजमी था। आने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए और शोएब मलिक की करंट पीएसएल की फॉर्म को देखते हुए ये ज्यादती की गई है कि शोएब मलिक के साथ न जाने किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है और उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि 2019 का वर्ल्ड कप उनका ओडीआई का और फिर 2021 के अंदर जो टी20 वर्ल्ड कप होगा वो उनके टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, और उन्होंने ये बारहा कहा कि वो आखिरी वर्ल्ड कप खेलकर और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को जितवाकर इज्जत के साथ रिटायर हों। लेकिन पिछले 1 साल से जब से बिलखुसूस मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर बने हैं, हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को टीम से बाहर किया और उनका जो ज़्यादातर रुझान था वो जूनियर प्लेयर की तरफ या नए टैलेंट की तरफ था। सीनियर्स के साथ वो वैसी तसलसल के साथ पॉलिसी अपनाते हुए नजर नहीं आए। तो शोएब मलिक का टीम में होना ज़रूरी था। फिर ओडीआई स्क्वाड में मोहम्मद हफीज़ की गैर मौजूदगी सवालिया निशान है, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ के लिए आप इंग्लैंड में जा रहे हैं तो वैसी कंडीशन में मोहम्मद हफीज़ जैसा सीनियर बैट्समैन टीम में लाजमी तौर पर सिलेक्ट होना चाहिए था। और फिर तीसरी जो है रुहेल नज़ीर, जो कि टीम में मौजूद नहीं है, उनकी भी सिलेक्शन सरफराज अहमद की जगह बनती थी। तो ये तो हमारा ओडीआई और टी20 का स्क्वाड एनालिसिस था। अच्छा, अगर हम दूसरी स्टोरी पर बात करते हैं जो कि इसी के साथ अटैच है, वो शाहनवाज दहानी से मुताल्लिक है। शाहनवाज दहानी का जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि टी20 बिलखुसूस पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में वो बेस्ट बॉलर रहे, सरफजल महमूद कैप उनको मिली और उन्होंने शानदार बॉलिंग से जो सिलेक्टर थे उनको ये सोचने पर मजबूर किया कि टेस्ट के साथ साथ नाउ ही कैन प्ले ओडीआई क्रिकेट एज वेल एज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट। और इसी के बाद जो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने ये फैसला किया कि हम 2 खिलाड़ियों को मजीद शामिल करेंगे। चूँकि 35 खिलाड़ियों का और स्टाफ का ऑफिशियल का पहले से अनाउंसमेंट हो चुकी थी, 2 खिलाड़ी आप मजीद लेके जा सकते थे, क्योंकि एसओपीज़ के तहत आपको 37 खिलाड़ी और ऑफिशियल और कोचेज मिलाकर पैनल या मेम्बरान या स्क्वाड लेकर जाने की परमिशन थी। तो आपने 36वें के लिए सुहेब मकसूद को सिलेक्ट किया और 37 मेंबर के तौर पर आपकी यही ख्वाहिश थी, चीफ सिलेक्टर की यही ख्वाहिश थी कि शाहनवाज दहानी को मौका दिया जाए। लेकिन उनकी किस्मत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल बाजी ले गए। वो कौन है? उनका नाम उस्मान वाहला है, जो कि आपके जो क्रिकेटिंग ऑपरेशन के वो मैनेजर हैं। उन्होंने इंग्लैंड छुट्टियों पर जाना था और आपने फिर कमाल मेहरबानी का सबूत देते हुए शाहनवाज दहानी को पाकिस्तान रोक लिया, और वो जो जिनका ना टीम के साथ ज़रूरत थी ना उनको वहाँ पे टीम के साथ मौजूद रहना है, वो अपनी निजी मसरूफियात हैं, छुट्टियाँ गुजारने टूर पर इंग्लैंड जा रहे हैं, आपने 37वें रुकन के तौर पर शाहनवाज दहानी की फ़्लाइट मिस करवाते हुए उस्मान वाहला को ज़रा ये कहते हैं कि शामिल किया। तो इस लिहाज से ये खासा अनफॉर्चुनेट फैक्टर है और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ये परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि अगर चार्टर्ड फ़्लाइट का बंदोबस्त ना हो सके तो शाहनवाज दहानी को आम फ्लाइट के ज़रिए अगर इंग्लैंड भेजा जाए तो क्या वो टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसओपीज़ के तहत ऐसा मुमकिन नहीं है। उनके लिए रिलैक्सेशन लेने की कोशिशें की जा रही हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिशें अब रंग लाएं और शाहनवाज दहानी को टी20 और ओडीआई क्रिकेट खेलने का भी मौका मिल सके। तीसरी जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड कप के हवाले से है। जिस तरह पहले हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि टी20 वर्ल्ड कप इस साल 2021 के आखिर में इंडिया में खेला जाएगा, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि इंडिया के अंदर जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसको लेकर काफ़ी बहस चल रही थी और आईसीसी और बीसीसीआई
जो कि इंडियन क्रिकेट की काउंसलिंग बॉडी है, उनमें काफ़ी मुज़ाकरात हुए, काफ़ी तवील सेशन हुए, क्योंकि इंडिया इस सीरीज़ को अपने मुल्क से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के हक़ में नहीं था। लेकिन आखिरी जो हफ़्ता गुज़रा है, इसमें जितनी भी टॉप टीम्स हैं, सब ने इंडिया जाने से जब इनकार किया वहाँ की हालात के पेश नज़र, तो फिर दोनों बोर्ड्स ने, आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इससे बेहतर ये है कि बजाय इसके एक इवेंट को मनसूख किया जाए और फिर दोबारा हालात बेहतर होने में इंडिया में करवाया जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसका वेन्यू शिफ्ट कर दिया जाए। और फिर इवेंट को अब इंडिया से शिफ्ट करते हुए यूएई और ओमान में अब ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, स्केजुलाइज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर यूएई तक तो तमाम चीज़ें ठीक हैं, तमाम जो आपके टिक मार्क हैं वो ओके हो जाएँगे, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के खिलाड़ी हैं वो पिछले 8-10 साल से रेगुलर पाकिस्तान से सीरीज़ हो उसके लिए भी यूएई आते रहे, पीएसएल के लिए भी आते रहे, फिर वहाँ पर टी20 लीग्स के 2-3 एडिशन हो चुके हैं, वो उसके लिए भी वहाँ पर रेगुलर आए, अफ़गान क्रिकेट लीग हुई उसके लिए भी वो वहाँ पर आते रहे हैं, और फिर आईपीएल का जो 2014 का एडिशन था उसके अंदर भी दुनिया भर से खिलाड़ी आए। तो ओवरऑल यूएई फ़ेमिलियर कंडीशन है, दे नो हाउ टू प्ले इन दीज़ सर्कमस्टेंसेस एंड इन दीज़ कंडीशन, तो इस जगह से तो वो फ़ेमिलियर हैं। इशू जो हो सकता है वो ओमान का है, क्योंकि इससे पहले वहाँ कभी इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा हुई नहीं है, खिलाड़ी वहाँ की कंडीशन से फेमिलियर नहीं हैं, वहाँ जो साइड से हवा का प्रेशर है उस प्रेशर को देखते हुए पिच के ऊपर किस जगह पर बॉल फेंकी जाएगी, कहाँ से आप शॉट खेलेंगे, तो ये जो फिर कप्तान के लिए फील्ड प्लेसिंग करना, ये सारे वो मामलात हैं जो कि इससे पहले चूँकि आप फेमिलियर नहीं हैं, ना आपका एक्सपीरियंस है, तो ये एक ख़ासा टफ खिलाड़ियों के लिए और टीम को जब वो उसकी मैनेजमेंट कर रहे होंगे, मैच की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ इस हवाले से उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब एक बात ये भी है कि इंडिया की कंडीशन जिस तरह हम सब वाकिफ़ हैं कि वहाँ की कंडीशन फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करती हैं, स्पिन बॉलर्स को भी सपोर्ट करती हैं और बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स भी हैं। वहाँ पर आपकी जो बॉल है वो इजीली बैट पर आती है, आपने हुक शॉट खेलना हो, पुल हो या फ्रंट फुट की कवर ड्राइव हो, आप इजीली खेल सकते हैं। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं होता, चूँकि स्लो पिचेज़ हैं, ऐसी पिचेज़ के ऊपर वही बैट्समैन कामयाब रहेंगे या वही टीम्स कामयाब रहेंगी जिनके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे और वो बैट्समैन जो कि अच्छी स्पिन बॉलिंग को खेलने की अहलियत रखते होंगे। और जौन सी टीम इस मामले में लैग करेगी वो यकीनी तौर पर इस इवेंट से जल्द बाहर होने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब लेट्स सी कि ये जो फैसला हो गया इसके बाद अब टीमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करती हैं, अपना स्क्वाड कैसे तरतीब देती हैं, और वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो इवेंट है, जिस तरह पहले पिछले साल 2020 का इवेंट मनसूख हुआ, तो अब इवेंट मनसूख ना हो बल्कि इसका होना बेहद ज़रूरी है। आखिरी स्टोरी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो यूनुस खान और हसन अली के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, जिसकी वजह से उनके दरमियान काफ़ी तनाज़ात रहे, काफ़ी उनके दरमियान जो है वो लफ्ज़ी जंग का सामना रहा और उनके ताल्लुकात एक दूसरे से तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। उसके हवाले से आपसे बात करते हैं, क्योंकि मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर बहस की जा रही है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूनुस खान का जो एज़ अ बैटिंग कोच टीम से इस्तीफ़ा है, उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो भी यही तनाज़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो ये बात ज़हन में रख लें कि ये जो इशू हुआ, जो इनका झगड़ा हुआ, ये कोई अब का नहीं है, बल्कि ये जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीएसएल से पहले साउथ अफ्रीका ज़िम्बाब्वे टूर पर गई, इनका जो झगड़ा था वो वहाँ पर हुआ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ट्रेनिंग के बाद जिस वक़्त हसन अली बाहर आए, मैदान से बाहर आए, तो फिजियोथेरापिस्ट ने और फिजियो ट्रेनर ने उनको कहा कि आपको थोड़ी-सी आइस से मुतालिक जो उनकी ड्रिल्स होती हैं वो आपको करनी होंगी, क्योंकि इससे ये होता है कि जो एनर्जी के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। हसन अली ने वो ड्रिल्स करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन फिजियोथेरापिस्ट और फिजियो ट्रेनर और हसन अली के दरमियान थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई और उन्होंने जाकर यूनुस खान जो कि इन ड्रिल्स के इंचार्ज थे, एज ए बैटिंग कोच इसको देख रहे थे, उनको कंप्लेंट की और यूनुस खान फिर हसन अली के पास आए और उनको वो ड्रिल्स करने का कहा। लेकिन हसन अली ने उस सीनियर बैट्समैन और सीनियर जो उनका एक खिलाड़ी था जिसके साथ वो तवील अरसा खेलते रहे, फिर वो उनका बैटिंग कोच था, एक बहुत बड़ा नाम था, उनकी भी बात नहीं मानी, बल्कि ज़राए ये कहते हैं कि वहाँ पर हसन अली ने उनसे बदतमीज़ी की। इस सारे वाक़ये के दौरान शाहीन शाह अफरीदी जो पास से गुजर रहे थे, ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने जब ये वाक़या देखा तो वो फ़ौरन कौमी टीम के जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं वक़ार यूनुस, उनके कमरे में गए, उनको जाकर सूरत हाल से आगाह किया और फिर वक़ार यूनुस ने हेड कोच मिसबाहुल हक के कमरे में जाकर उनको आगाह किया और वो दोनों फिर मिलकर यूनुस खान के पास आए और कोशिश की गई कि हसन अली और यूनुस खान के दरमियान जो सीरीज़ के दौरान तनाज़ा खड़ा हुआ है इसको यहीं पर ही दबा दिया जाए। ज़राए ये कहते हैं कि मौके पर तो हसन अली ने माज़रत कर ली थी और यूनुस खान से मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया था, लेकिन दौरा ज़िम्बाब्वे पर दोनों के दरमियान एक कशीदगी या खिंचाव का
जो इजहार था वो सामने आता रहा। यूनुस खान ने भी हसन अली के साथ बातचीत नहीं की और हसन अली ने भी यूनुस खान के साथ ना तो बातचीत की ना उनके ज़्यादा करीब गए। और फिर अब जब पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन ख़त्म हुआ और यूनुस खान ने अपना बैटिंग कोच के तौर पर इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद एकदम मीडिया में ये खबर सामने आई कि हसन अली और यूनुस खान के दरमियान जो साउथ अफ्रीका में तनाज़ा हुआ था, यूनुस खान के रेजिग्नेशन की बड़ी वजह वो बनी। लेकिन जिस तरह हमने आपको पिछले प्रोग्राम में पहले ही बता दिया था कि यूनुस खान की रेजिग्नेशन की ये वजह नहीं है, क्योंकि अगर इस वजह से उनको रिज़ाइन करना होता तो वो उसी वक्त ही दौरे पर रिज़ाइन कर देते। उनकी रेजिग्नेशन की वही वजूहात हैं जो ज़राए मुसद्दिक़ा ज़राए से हमें मालूम हुई और पिछले प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में हमने आपसे उसके ऊपर इज़हार ख्याल किया। तो अब यहाँ पर इस मामले को ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। अव्वल तो इस किस्म की स्टोरीज़ ड्रेसिंग रूम से बाहर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप टीम के अंदर मौजूद होते हैं तो इस तरह के ऊंच नीच के थोड़े बहुत फैक्टर सामने आ जाते हैं। खिलाड़ियों के दरमियान तलकलामी भी हो जाती है, बाद औक़ात झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसको ड्रेसिंग रूम में ही रखना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर किसी भी तरीके से ये खबर लीक होकर मीडिया तक आए तो फिर जिम्मेदारी का मुजाहिरा इसी में है कि इस बात को लेकर कोई बतंगड़ ना बनाया जाए, स्टोरीज़ ना बनाई जाएँ और एक जगह का गुलाबा दूसरी जगह से मत मिलाया जाए। एक इवेंट था, एक झगड़ा था, वो हो गया, उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई, तो इसको लेकर ज़्यादा स्टोरी को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगले हफ्ते नए स्टोरीज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.